जो हमारा चल रहा था ऑब्जेक्टिव फिजिक्स फर्स्ट पेपर बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंटों के लिए, जो हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। तो ये वीडियो है, ये 6 वीडियो है, यानी ये 6 चैप्टर है। जो हमारा चैप्टर का नाम है, 6 चैप्टर का नाम है क्वांटम स्टैटिक्स है, जिसे हिंदी में कहते हैं क्वांटम सांख्यिकी। इसके पहले 5 चैप्टर की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको उस वीडियो के जो प्लेलिस्ट जो है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप वहां से भी क्लिक कर वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो ये जो है चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 का ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है, और सेकेंड पार्ट का जो वीडियो है वो भी जल्दी ही यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। तो इस जो पार्ट 1 में हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जाते हैं हर साल। तो बिना देरी के क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कण बोसान है? तो ऑप्शन ए है प्रोटॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है अल्फा कण, ऑप्शन डी है पॉजिट्रॉन। तो जो बोसान होते हैं, जो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करता है, वो बोसान कहलाते हैं। तो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में जो चक्रण होता है वो शून्य होता है या तो पूर्णांक चक्रण होता है। पूर्णांक मतलब +-1 या -1, +2 या -2, ऐसे नहीं। जो इसका चक्रण होता है शून्य होता है चक्रण, या तो फिर पूर्णांक चक्रण होता है। तो वो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करता है। तो जो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करता है उसे बोसान कहते हैं, और जो फर्मी डिराक सांख्यिकी को पालन करता है उसे फर्मियांश कहते हैं। जो फर्मी डिराक सांख्यिकी है वो उसमें जो चक्रण होता है वो अर्ध विषम पूर्णांक होता है, जैसे +1/2, यानी अर्ध विषम पूर्णांक चक्रण जो होते हैं वो फर्मी डिराक कहलाते हैं, और जो फर्मी डिराक होते हैं वो फर्मियांश कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें जो चक्रण होता है वो हाफ यानी अर्ध विषम चक्रण होता है। तो ये फर्मियांश कहलाते हैं या फर्मी डिराक सांख्यिकी को पालन करते हैं। तो इस ऑप्शन में यानी जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ये तो नहीं होंगे, क्योंकि ये फर्मियांश है, फर्मी डिराक सांख्यिकी को पालन करते हैं। जो अल्फा कण है, अल्फा कण यहाँ पे बोसान है। अल्फा कण जो है बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करता है, और अल्फा कण का जो चक्रण होता है वो शून्य होता है चक्रण। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है अल्फा कण, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कण बोसान है? तो अल्फा कण जो है वो बोसान होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मी ऊर्जा है। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी उच्चतम भरे स्तर की ऊर्जा, ऑप्शन सी निम्नतम भरे स्तर की ऊर्जा, ऑप्शन डी धातु में इलेक्ट्रॉन की माध्य ऊर्जा। जो फर्मी ऊर्जा कहलाती है वो उच्चतम भरे स्तर की ऊर्जा होती है। जो उच्चतम भरे स्तर की ऊर्जा होती है उसे हम फर्मी ऊर्जा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मी डिराक वितरण फलन है। ऑप्शन ए GI e⁻⁻βEi, ऑप्शन बी GI e⁻βEi, ऑप्शन सी GI/e⁻βEi+1, और डी ऑप्शन है GI/e⁻βEi-1। तो फर्मी डिराक के लिए जो वितरण फलन का जो फार्मूला होता है वो होता है GI/e⁻βEi+1, जहाँ पे जो बीटा की वैल्यू होती है वो 1/kT होता है, 1/kT। तो इस क्वेश्चन जो ऑप्शन सी है, फर्मी डिराक के केस में जो होता है वितरण फलन का फार्मूला वो GI/e⁻βEi+1 होता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस में जो होता है वितरण फलन का जो फार्मूला होता है वो GI/e⁻βEi होता है। किसके केस में होता है ये? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस में, यानी जो ऑप्शन ए है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए है, और जो ऑप्शन डी है जो वितरण फलन का फार्मूला होता है बोस-आइंस्टीन के केस में GI/e⁻βEi-1 होता है। ये बोस-आइंस्टीन के केस में। जो ऑप्शन सी है ये फर्मी डिराक के केस में होता है। तो इस क्वेश्चन जो ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 3 कणों को 3 ऊर्जा स्तरों में फर्मी डिराक सांख्यिकी के अनुसार वितरित करने में विन्यासों की संख्या होती है। तो जो इसका फार्मूला है, हम फार्मूला से इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? जो फर्मी डिराक के केस में जो फार्मूला होता है वो होता है GI का फैक्टोरियल अपॉन NI का फैक्टोरियल इंटू GI माइनस NI का फैक्टोरियल। तो यहाँ 3 कणों को, तो यहाँ NI की वैल्यू 3 है, 3 कण है तो NI की वैल्यू 3 है, और 3 ऊर्जा स्तरों में तो GI की वैल्यू भी यहाँ पे 3 है। तो NI और GI की वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करके इसका हम आंसर देखते हैं। तो हम NI की तरफ पर 3 रखेंगे और GI की तरफ पर 3 रखेंगे। तो GI के फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल अपॉन NI के फैक्टोरियल, NI GI इक्वल है तो यहाँ भी 3 का फैक्टोरियल
और इंटू जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल, यानी जी आई भी 3 है और एन आई भी 3 है, 3 माइनस 3 यानी 0 का फैक्टोरियल करेंगे तो हमारा ये 1 ही आता है, और ऊपर 3 का फैक्टोरियल है, नीचे 3 का फैक्टोरियल है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जो इसका आएगा आंसर वो 1 आ जाएगा। तो इसका जो देख लेते हैं ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी जो है वो 1 है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो फर्मी डिराक के केस में जो फार्मूला होता है, फर्मी डिराक में होता है जी आई के फैक्टोरियल, इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जी आई के फैक्टोरियल अपॉन एन आई के फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस एन आई के फैक्टोरियल। यह है फर्मी डिराक के केस में, यानी विन्यासों की संख्या में निकालना है, विन्यासों की संख्या फर्मी डिराक के केस में, तो जी आई के फैक्टोरियल अपॉन एन आई के फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस एन आई के फैक्टोरियल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मियांश है, यानी जो फर्मी डिराक सांख्यिकी को पालन करता है वो फर्मियांश कहलाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सारे फर्मियांश हैं, क्योंकि इनका जो स्पिन होता है अर्धविषम पूर्णांक चक्रण होता है, इसमें मतलब चक्रण जो होता है वो अर्धविषम पूर्णांक होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मियांश है, फर्मी डिराक सांख्यिकी को पालन ये करता है। और जो फोटॉन है ये बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करता है, तो ये बोसान कहलाता है। तो फर्मियांश जो है वो ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन। तो फर्मियांश होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है फर्मियांश। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआई क्या बताता है, ऊर्जा स्तरों में एनआई कणों के वितरण के विन्यासों की संख्या होती है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है जीआई ऊर्जा स्तरों में एनआई कणों के वितरण के विन्यासों की संख्या होती है। जो एनआई बताता है वो कणों की संख्या बताता है, और जो जीआई है वो ऊर्जा है स्तर की। तो जो चिरसम्मत सांख्यिकी में जो होता है इसका फार्मूला जी आई की पावर एन आई होता है, एकदम करेक्ट फार्मूला है ये। और बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में जो होता है वो एन आई प्लस जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल अपान एन आई का फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल, यानी इसका जो ऑप्शन बी है वो भी करेक्ट है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है। और जो ऑप्शन डी है फर्मी डिराक के केस में जो होता है जी आई के फैक्टोरियल अपान एन आई का फैक्टोरियल जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल, ये भी जो ऑप्शन सी है फर्मी डिराक के केस में ये एकदम करेक्ट फार्मूला लिखा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो आप इसको याद कर लेना कि चिरसम्मत सांख्यिकी में क्या होता है, बोस आइंस्टीन के केस में क्या होता है, और फर्मी डिराक के केस में क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, दो सर्वसम अविभेद्य कणों को 5 कोष्टिकाओं में फर्मी डिराक सांख्यिकी के अनुसार वितरित करने में विन्यासों की संख्या होगी। अभी इसका हम फार्मूला देखे हैं, यानी अगर हमको विन्यासों की संख्या निकालना है फर्मी डिराक के केस में, तो जो फार्मूला होता है वो जी आई के फैक्टोरियल अपॉन एन आई का फैक्टोरियल जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल, ये इसका फार्मूला होता है। फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या तो फिर ऐसे भी लगा सकते हैं, जो ऑप्शन सी है फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में दो सर्वसम अविभेद्य कणों को 5 कोष्टिकाओं में फर्मी डिराक सांख्यिकी के अनुसार वितरित करने में विन्यासों की संख्या होगी। तो यहाँ पे एन आई की वैल्यू जो होगी वो एन आई की वैल्यू हम यहाँ पे 2 लेंगे, और 5 कोष्टिका है तो यहाँ पे जी आई की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इसी फार्मूले में हम रख देंगे एन आई की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रखेंगे और जी आई की वैल्यू 5 रखेंगे। तो हम फार्मूले में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा ये जी आई का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जी आई 5 है तो हम यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल लिखेंगे, इसको 5 का फैक्टोरियल अपॉन एन आई का फैक्टोरियल। एन आई यहाँ पे 2 है, दो का फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर इंटू जी आई माइनस एन आई, यानी 5 माइनस 2 तो हो जाएगा ये 3 का फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व करते हैं, जो फैक्टोरियल होता है ये 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, फैक्टोरियल 5 को हम ले सकते हैं 5 गुणते 4 गुणते 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे रोकेंगे उसका फैक्टोरियल अपान यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणते 1, यानी घटते हुए क्रम में 1 तक ले जाना है फैक्टोरियल का मतलब है इसे। जहाँ 3 का फैक्टोरियल है इसको हम लिखेंगे 3 का फैक्टोरियल ही लिख देंगे, ऊपर 3 का फैक्टोरियल नीचे 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, तो 5 इंटू 2 तो ये हमारा हो जाएगा 10। तो इसका जो आंसर है वो आंसर इसका आ जाएगा 10। इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पता है कि आप लोग जानते होंगे जो हम फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। जैसे हम अगर 9 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी हमको जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है तो घटते हुए क्रम में एक एक घटाते 1 तक ले जाना है। फैक्टोरियल का मतलब ऐसे निकालते हैं फैक्टोरियल। जैसे अगर हमको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, जैसे हम 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे, 3 का हो जाएगा 3 गुणते 2 गुणते 1। यहाँ हमको 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणते 2 का फैक्टोरियल। तो ऐसे हम फैक्टोरियल को निकालते हैं। मुझे पता है कि आपको ये सारा कुछ पता होगा फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी तथा फर्मी डिराक सांख्यिकी के वितरण मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के वितरण के समान हो जाते हैं जब, यानी जो हमारा फर्मी डिराक सांख्यिकी है और जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी है, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और फर्मी डिराक सांख्यिकी के जो वितरण है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के वितरण के समान हो जाते हैं जब ni की वैल्यू बहुत कम होती है gi से। ni लेस देन, वेरी लेस देन gi, तब जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी जो होती है और फर्मी डिराक सांख्यिकी ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के वितरण के समान हो जाता है। कब होगा? जब ni की वैल्यू बहुत कम होगी gi से, तब ये कंडीशन फॉलो करता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ni लेस देन gi से, जिसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 4 कोष्टिकाओं में 6 अविभेद्य कणों को वितरित करने में विन्यासों की संख्या होगी। ऑप्शन ए 4096, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 660, ऑप्शन डी 1। इस क्वेश्चन जो ऑप्शन बी है 84 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन जो ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार 2 कणों को 3 ऊर्जा स्तरों में कितने प्रकार से विन्यासित किया जा सकता है। तो बोस आइंस्टीन के केस में जो फार्मूला होता है, बोस आइंस्टीन के केस में होता है कितने प्रकार से विन्यासित कर सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है वो ni प्लस gi माइनस 1 ni प्लस gi माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी पूरे का फैक्टोरियल अपॉन ni का फैक्टोरियल इंटू gi माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो बोस आइंस्टीन के केस में ये फार्मूला होता है, तो इसको हम इसी फार्मूले में रखते हैं बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार 2 कणों को। तो यहाँ पे जो ni की वैल्यू है, ni की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 ऊर्जा स्तरों में gi की वैल्यू 3। तो ni की वैल्यू 2, gi की वैल्यू 3 हम इस फार्मूले में रखेंगे तो हमारा जो आ जाएगा ये ni 2 प्लस 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी पूरे का फैक्टोरियल अपॉन ni का फैक्टोरियल। ni हमारा 2 है तो 2 का फैक्टोरियल इंटू gi माइनस 1 का फैक्टोरियल। gi 3 है तो 3 माइनस 1 यानी 2 का फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 1 यानी 4। तो हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। इसको हम करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको हम काटेंगे 2 से, 4 काटेंगे 2 आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 6, यानी इसका आंसर जो है वो 6 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 6 तरीके से हम उसको विन्यासित कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 9 नहीं होगा, ऑप्शन सी 3 नहीं होगा, ऑप्शन डी 1 नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मी गैस में फर्मी ऊर्जा स्तरों के भरने की न्यूनतम प्रायिकता होती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 0 से 1 के बीच में जो ताप पर निर्भर करती है। तो फर्मी गैस में फर्मी ऊर्जा स्तरों के भरने की जो न्यूनतम प्रायिकता होती है वो है ऑप्शन सी 1/2 होती है या हाफ होती है। फर्मी गैस में फर्मी ऊर्जा स्तरों के भरने की न्यूनतम प्रायिकता होती है हाफ। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि EI ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा स्तरों की संख्या gi हो तो चिरसम्मत सांख्यिकी में इन ऊर्जा स्तरों में ni कणों के वितरण के विन्यासों की संख्या होगी। तो इसका जो फार्मूला है वो ऑप्शन बी है, gi की पावर ni होता है। चिरसम्मत सांख्यिकी में ऊर्जा स्तरों में जो ni कणों के वितरण के विन्यासों संख्या जो है वो gi की पावर ni होता है। इस क्वेश्चन जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन सी है ये बोस आइंस्टीन के केस में होता है, यानी बोस आइंस्टीन के केस में होता है
Ni प्लस Gi होता है बोस-आइंस्टीन केस में। यानी बोस-आइंस्टीन केस नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि बोस-आइंस्टीन केस में होता है Ni प्लस Gi माइनस 1 Ni प्लस Gi माइनस 1 का फैक्टोरियल अपान Ni का फैक्टोरियल और Gi माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये होता है बोस-आइंस्टीन केस में। तो इस क्वेश्चन जो ऑप्शन बी है Gi की पावर Ni, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोस-आइंस्टीन वितरण नियम है। तो जो बोस-आइंस्टीन का वितरण का जो फार्मूला होता है, बोस-आइंस्टीन वितरण नियम का जो फार्मूला होता है वो होता है Ni इक्वल टू Gi अपान ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा Ei माइनस 1। ये बोस-आइंस्टीन के केस में वितरण नियम का ये फार्मूला होता है। तो इस जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन को हम पक्षांतर कर देखेंगे, जो इस फॉर्म में बनेगा फार्मूला वही बोस-आइंस्टीन वितरण नियम का फार्मूला है। तो जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही फार्मूला बनेगा। यानी प्लस 1 को इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा इधर, यानी ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा Ei प्लस 1 इधर है, इधर हो जाएगा माइनस 1 और इक्वल टू ये हो जाएगा Gi अपान Ni, Gi अपान Ni। तो यहाँ से हम अगर Ni की वैल्यू निकालें तो ये Ni इक्वल टू Gi अपान ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा Ei माइनस 1 का ये फार्मूला बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन जो ऑप्शन सी है, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। Gi अपान Ni प्लस 1 इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा Ei। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण Ni इक्वल टू Gi अपान ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा Ei कोष्टक में माइनस 1 को किस नाम से जाना जाता है। तो अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखें, ये बोस-आइंस्टीन वितरण नियम का फार्मूला है। तो जो ऑप्शन ए है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण, ये नहीं होगा। फर्मी डिराक वितरण, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। जो समीकरण है Ni इक्वल टू Gi अपान ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा Ei कोष्टक में फिर माइनस 1 को किस नाम से जाना जाता है, तो वितरण वितरण। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी यही क्वेश्चन सेम ऊपर था, यानी बोस-आइंस्टीन वितरण का फार्मूला पूछा था वितरण नियम का। तो इसका जो ऑप्शन सी था ऊपर वाले क्वेश्चन का, ऑप्शन सी सही था और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है प्लांक के नियम का निगमन कर सकते हैं। ऑप्शन ए फर्मी डिराक सांख्यिकी से, ऑप्शन बी चिरसम्मत सांख्यिकी से, ऑप्शन सी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी से, ऑप्शन डी बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी से। प्लांक के नियम का निगमन कर सकते हैं बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी से। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉनों की औसत ऊर्जा E0 बार तथा फर्मी ऊर्जा EI0 में संबंध होता है। तो परम शून्य ताप पर जो इलेक्ट्रॉनों की जो औसत ऊर्जा है E0 इक्वल टू होता है 3/5 फर्मी एनर्जी, या फर्मी एनर्जी को हम EF से भी लिखते हैं, तो इसको हम EF कर देते हैं। EF परम शून्य ताप पर, तो यहाँ टेम्परेचर 0 है, तो E0 बार इक्वल टू 3/5 EF0। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। E0 बार इक्वल टू 3/5 EF0, जहाँ पे E0 जो है वो औसत ऊर्जा है और जो EF है फर्मी ऊर्जा है। तो यहाँ पे EF फर्मी ऊर्जा है, तो इसका ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाउली का अपवर्जन नियम लागू होता है। ऑप्शन ए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी में, ऑप्शन बी बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में, ऑप्शन सी फर्मी डिराक सांख्यिकी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पाउली का अपवर्जन नियम लागू होता है वो फर्मी डिराक सांख्यिकी में लागू होता है और बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में लागू नहीं होता है। यानी जो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी है उसमें वो पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करता है, और जो फर्मी डिराक सांख्यिकी है वो पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है फर्मी डिराक सांख्यिकी में, यानी फर्मी डिराक सांख्यिकी जो है वो पाउली का अपवर्जन नियम लागू उसमें होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्मी डिराक सांख्यिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य कथन है। ऑप्शन ए परम ताप पर फर्मी ऊर्जा EF से नीचे के सभी ऊर्जा स्तर पूर्णतः खाली होते हैं। ऑप्शन बी परम शून्य ताप पर फर्मी ऊर्जा EF 0 से ऊपर के सभी ऊर्जा स्तर पूर्णतः खाली होते हैं तथा EF 0 तक के सभी ऊर्जा स्तर पूर्णतः भरे होते हैं।
तो इस क्वेश्चन जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी एकदम सही कथन लिखा हुआ है। और जो ऑप्शन सी है, परम शून्य ताप पर फर्मी डिराक फर्मी गैस की ऊर्जा का मान शून्य होता है। तो परम शून्य ताप पर जो फर्मी डिराक या फर्मी गैस की जो ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, तो ऑप्शन सी भी कथन गलत है। और ऑप्शन ए कथन जो है, परम ताप पर फर्मी ऊर्जा EF 0 के नीचे के सभी ऊर्जा स्तर पूर्णतः खाली होती है, तो ये भी गलत है। यानी फर्मी ऊर्जा के जो नीचे के हैं, परम ताप पर उसके नीचे की जो है वो ऊर्जा स्तर पूर्णतः भरे होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये भी कथन गलत है। ऑप्शन सी भी कथन गलत है। और जो ऑप्शन डी है, परम ताप पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोर्स आइंस्टीन तथा फर्मी डिराक तीनों सांख्यिकी के वितरण फलक समान होते हैं। तो परम ताप पर नहीं होता है, जब Ni की वैल्यू बहुत कम होती है Gi से, तब ये होता है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए कथन भी रॉन्ग है, असत्य कथन है। ऑप्शन सी भी असत्य कथन है, ऑप्शन डी भी असत्य कथन है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है और बी ऑप्शन एकदम सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस वितरण में अधिष्ठान सूचकांक शून्य की ओर प्रवृत्त हो सकता है? ऑप्शन ए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ऑप्शन बी बोस आइंस्टीन, ऑप्शन सी फर्मी डिराक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस वितरण में अधिष्ठान सूचकांक शून्य की ओर प्रवृत्त हो सकता है? तो इनमें से जो ऑप्शन ए बी सी तीनों ही रॉन्ग आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटान गैस में अल्फा का मान बराबर होता है? ऑप्शन ए 1 के, ऑप्शन बी 2 के, ऑप्शन सी 3 के, या ऑप्शन डी 0 होता है। तो फोटान गैस में जो अल्फा का मान होता है वो 0 के बराबर होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, फर्मियांश है? ऑप्शन ए पूर्ण चक्रण, या पूर्ण चक्रण को इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रल स्पिन। ऑप्शन बी है अर्ध चक्रण, इंग्लिश में बोलते हैं हाल्फ इंटीग्रल। ऑप्शन सी है शून्य चक्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो फर्मियांश होते हैं वो फर्मी डिराक सांख्यिकी को पालन करते हैं, और फर्मी डिराक के केस में जो उसका स्पिन होता है या जो उसका चक्रण होता है वो अर्ध चक्रण होता है। इसका जो ऑप्शन बी है, अर्ध चक्रण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो बोसान होते हैं वो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करते हैं, जो उनका चक्रण होता है शून्य भी हो सकता है और पूर्णांक भी होते हैं। तो ये फर्मियांश है, तो इसके फर्मी डिराक सांख्यिकी को पालन करता है, और फर्मी डिराक का जो चक्रण होता है वो अर्ध चक्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है, हाल्फ इंटीग्रल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार बॉक्स के अंदर कण के किसी भी बिंदु पर पाए जाने की प्रायिकता उसके तरंग फलन साई के वर्ग अर्थात साई मॉड स्क्वायर के ऑप्शन ए व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी समानुपाती होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन बी अनुक्रमानुपाती, यानी क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार बॉक्स के अंदर कण के किसी भी बिंदु पर पाए जाने की जो प्रायिकता है उसके तरंग फलन साई के वर्ग अर्थात साई मॉड साई स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कण जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं वह कहलाते हैं बोसान कहलाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है बोसान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो फर्मियांश होते हैं वो फर्मी डिराक सांख्यिकी को पालन करते हैं, और जो फर्मी डिराक सांख्यिकी को पालन करते हैं उसे फर्मियांश कहते हैं। और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे फर्मियांश होते हैं। आप ये भी याद रखना हमेशा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये सारे फर्मियांश हैं। सारे क्या हैं? फर्मियांश है, यानी जो फर्मी डिराक सांख्यिकी को पालन करता है। तो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं वो कहलाते हैं बोसान कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श कृष्णिका चेंबर में फोटॉनों की संख्या ऑप्शन ए स्थिर रहती है, ऑप्शन बी लगातार बदलती है, ऑप्शन सी कभी स्थिर तो कभी बदलती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श कृष्णिका चेंबर में फोटॉनों की संख्या लगातार बदलती रहती है। इसका जो ऑप्शन बी है, लगातार बदलती रहती है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन सांख्यिकी में कण होते हैं? ऑप्शन ए विभेद्य, ऑप्शन बी अविभेद्य, ऑप्शन सी आंशिक विभेद्य, ऑप्शन डी आंशिक अविभेद्य। तो जो प्राचीन सांख्यिकी में जो कण होते हैं वो विभेद्य होते हैं, अविभेद्य नहीं होता है, आंशिक अविभेद्य नहीं होता है, आंशिक अविभेद्य भी नहीं होता है, केवल विभेद्य होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है विभेद्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रकार से 3 फर्मियांश कणों को 4 कोष्ठिकाओं में बांटा जा सकता है?
तो यहाँ पे ये फर्मियान कहा है, मतलब ये फर्मी डिरैक सांख्यिकी को ऑब्जे करता है, पालन करता है। और यहाँ कितने प्रकार से 3 फर्मियांस, तो यहाँ संख्या दी गई है, ni की वैल्यू यहाँ पे 3 दिया है और 4 कोष्टिकाओं में, तो gi की वैल्यू जो है वो 4 क्वेश्चन में गिवन है। तो फर्मी डिरैक का जो फार्मूला होता है gi का फैक्टोरियल अपॉन ni का फैक्टोरियल इंटू gi माइनस ni का फैक्टोरियल में हम ni की वैल्यू 3 और gi की वैल्यू 4 रख कर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितने प्रकार से यानी कितने तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो gi का फैक्टोरियल मतलब gi यहाँ पे कितना है 4 है, तो 4 का यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल अपॉन gi की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल अपॉन ni यहाँ पे 3 है, 3 फर्मियान से 3 का फैक्टोरियल इंटू gi माइनस ni यानी 4 माइनस 3 यानी 1 का फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा ये, और नीचे 3 का फैक्टोरियल पहले से है, 1 का फैक्टोरियल करेंगे 1 ही आएगा, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी ये इक्वल टू 4 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने प्रकार से 3 फर्मियांस कणों को 4 कोष्टिकाओं में बांटा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 4, यानी 4 प्रकार से 3 फर्मियान कणों को 4 कोष्टिकाओं में बांटा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप ये फार्मूला जरूर याद रखिए, जो फर्मी डिरैक के केस में होता है वो gi का फैक्टोरियल अपान ni का फैक्टोरियल इंटू gi माइनस ni का फैक्टोरियल। ये बार बार फार्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 बोसान कणों को 3 कोष्टिकाओं में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। तो यहाँ बोसान का है तो यहाँ पर हम बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का फार्मूला लगाएंगे। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा था फर्मियांस, तो फर्मी डिरैक सांख्यिकी का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला हम लगाए थे। तो बोसान के केस में जो फार्मूला होता है, बोसान के लिए होता है ni प्लस gi माइनस 1 का फैक्टोरियल अपान ni का फैक्टोरियल इंटू gi माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये फार्मूला आप याद रखिए बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के केस में, और जो फर्मी डिरैक सांख्यिकी के केस में होता है वो gi का फैक्टोरियल अपान ni का फैक्टोरियल इंटू gi माइनस ni का फैक्टोरियल होता है फर्मी डिरैक के केस में। और जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस में होता है वो gi की पावर ni होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन केस में। तो यहाँ पे जो 4 बोसान है तो यानी ni की वैल्यू यहाँ पे 4 है और 3 कोष्टिकाओं में, तो gi की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो हम ऊपर वाले फार्मूले में लगाएंगे तो ni प्लस gi माइनस 1 का फैक्टोरियल, ni 4 प्लस 3 माइनस 1 यानी 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 1 6, तो हो जाएगा ये 6 का फैक्टोरियल अपॉन ni का फैक्टोरियल। ni यहाँ पर 4 है तो 4 का फैक्टोरियल इंटू gi माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे हो जाएगा हमारा ये 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपान 4 का फैक्टोरियल पहले से, तो 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल करेंगे तो 2 इंटू 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 6 काटेंगे तो आ जाएगा 3, तो 3 इंटू 5 15, तो जो इसका आया 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है 15 तरीके होंगे, यानी 15 बांटा जा सकता है। कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, तो 15 प्रकार से बांटा जा सकता है, यानी 4 बोसान कणों को 3 कोष्टिकाओं में 15 प्रकार से बांटा जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप बोस आइंस्टीन के केस में, फर्मी डिरैक के केस में, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस में ये तीनों फार्मूला ही याद रखना, हमेशा एग्जाम के टाइम पे इसको रिवीजन कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इस पर क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको कभी भी मिस मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है चिरसम्मत सांख्यिकी में कण विभेद्य होते हैं और क्वांटम सांख्यिकी में कण अविभेद्य होते हैं। यानी चिरसम्मत सांख्यिकी में कण जो होते हैं वो विभेद्य होते हैं और क्वांटम सांख्यिकी में जो कण होते हैं वो अविभेद्य होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की परिकल्पना के अनुसार कला कोष्टिकाओं में कणों की संख्या ऑप्शन ए है 1 होती है, ऑप्शन बी n होती है, ऑप्शन सी कुछ भी हो सकती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की परिकल्पना के अनुसार कला कोष्टिका में कणों की संख्या कुछ भी ले सकती है या कुछ भी हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिरसम्मत सांख्यिकी में कणों की अपनी अलग अलग पहचान होती है, जबकि क्वांटम सांख्यिकी में कणों की अपनी अलग अलग पहचान नहीं होती है। यह कथन
ऑप्शन ए असत्य है, ऑप्शन बी सत्य है, ऑप्शन सी कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो चिरसम्मत सांख्यिकी में कणों की अपनी अलग अलग पहचान होती है, जबकि क्वांटम सांख्यिकी में कणों की अपनी अलग अलग पहचान नहीं होती। यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरसम्मत सांख्यिकी में कणों की कोशिकाओं में अदल बदल होने से नई सूक्ष्म अवस्था प्राप्त होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, सूक्ष्म अवस्था। यानी चिरसम्मत सांख्यिकी में कणों की कोशिकाओं में अदल बदल होने से नई जो बनती है वो सूक्ष्म अवस्था प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरसम्मत सांख्यिकी में कला कोशिकाओं का आयतन हो सकता है। ऑप्शन ए n की पावर 3 से कम, ऑप्शन बी n की पावर 3 से अधिक, ऑप्शन सी कितना भी छोटा, ऑप्शन डी n की पावर 3। चिरसम्मत सांख्यिकी में कला कोशिका का आयतन हो सकता है, कितना भी हम छोटा ले सकते हैं। जिसका जो ऑप्शन सी है, कितना भी छोटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम सांख्यिकी में कला कोशिका के आयतन की शर्त। ऑप्शन ए n की पावर 3 होती है, ऑप्शन बी n की पावर 3 ही होती है, ऑप्शन सी n की पावर 3 से छोटा नहीं ले सकते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, n की पावर 3 से छोटा नहीं ले सकते हैं। यानी क्वांटम सांख्यिकी में कला कोशिका के आयतन की जो शर्त है वो n की पावर 3 से छोटा नहीं ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करने वाले कण होते हैं। ऑप्शन ए असमान और अविभेद्य, ऑप्शन बी समान और विभेद्य, ऑप्शन सी समरूप और अविभेद्य, ऑप्शन डी समरूप और विभेद्य। तो इसका जो ऑप्शन सी है, समरूप और अविभेद्य। तो इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करने वाले कण होते हैं, समरूप और अविभेद्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्लांक विकिरण नियम किससे प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, ऑप्शन बी फर्मी डिराक सांख्यिकी, ऑप्शन सी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी, ऑप्शन डी सभी सही है। तो प्लांक विकिरण नियम किससे प्राप्त किया जा सकता है, वो है ऑप्शन ए, यानी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी द्वारा प्लांक विकिरण नियम प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम सांख्यिकी चिरसम्मत सांख्यिकी में परिवर्तित हो सकती है यदि जो कंडीशन है, एक GI/NI की वैल्यू 1 हो, GI/NI की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो 1 से, GI/NI की वैल्यू बहुत कम है 1 से, या GI/NI की वैल्यू 0 है। तो क्वांटम सांख्यिकी जो चिरसम्मत सांख्यिकी में परिवर्तित हो सकता है, जो कि कंडीशन है GI की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो NI से, यानी GI ग्रेटर देन NI से। तो इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इस कंडीशन को फॉलो करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कण बोसान हो सकता है। यानी जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करता है वो बोसान कहलाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सारे फर्मी डिराक सांख्यिकी को पालन करते हैं, तो ये फर्मियांस कहलाते हैं। तो यानी जो अल्फा कण है वो बोसान होता है। तो कौन सा कण बोसान हो सकता है, तो अल्फा कण बोसान होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फा कण का जो स्पिन होता है वो 0 होता है, तो अल्फा कण जो है वो बोसान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस में एक इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा होती है, फर्मी एनर्जी का वो 3/5 होता है। तो यानी इसका जो ऑप्शन सी है, जो औसत ऊर्जा का फार्मूला होता है E= 3/5 इंटू फर्मी ऊर्जा। तो इसका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मॉडल के अनुसार विशिष्ट ऊष्मा के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का अंशदान होगा। ऑप्शन ए आइंस्टीन मॉडल, ऑप्शन बी डीवाई मॉडल, ऑप्शन बी डीवाई मॉडल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट ऊष्मा के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अंशदान होगा वो डीवाई मॉडल में होता है। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी इसका है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किस मॉडल के अनुसार, तो डीवाई मॉडल के अनुसार जो विशिष्ट ऊष्मा के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का अंशदान होगा, तो इसका ऑप्शन बी है, डीवाई मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय के 2 कणों का वितरण 2 कला कोशिकाओं में किया जाए तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी में वितरण की संभावना क्या होगी। जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में जो फार्मूला होता है NI की पावर GI होता है।
तो यहाँ NI की वैल्यू भी 2 है और GI की वैल्यू भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो इसका जो ऑप्शन डी है, यानी किसी निकाय के दो कणों का वितरण, यानी NI की वैल्यू 2 है, दो कला कोष्टिकाओं में किया जाए तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी में वितरण की संभावना क्या होगी, तो 4 होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका है 4। तो आप ये फार्मूला जरूर याद रखिए, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए जो होता है फार्मूला NI की पावर GI होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो। अगला क्वेश्चन है, फर्मी डिराक सांख्यिकी में कणों को फर्मी आयन कहते हैं, तब बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में कणों को ऑप्शन ए मेसॉन्स, ऑप्शन बी हाइपोटॉन्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी बोसॉन्स। तो फर्मी डिराक सांख्यिकी में कणों को फर्मी आयन कहते हैं, तब बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में कणों को बोसॉन्स कहते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है बोसॉन्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली के सिद्धांत में कणों की धारणा को पुष्ट किया, ऑप्शन ए बोस आइंस्टीन सांख्यिकी ने, ऑप्शन बी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी ने, ऑप्शन सी फर्मी डिराक सांख्यिकी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो फर्मी डिराक सांख्यिकी है वो पाली के सिद्धांत में जो कणों की धारणा को पुष्ट करता है, यानी पाली के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो पाली के सिद्धांत में कणों की धारणा को पुष्ट किया, ऑप्शन सी है यानी फर्मी डिराक सांख्यिकी ने। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन सी है फर्मी डिराक सांख्यिकी ने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम ताप पर एक धातु की विशिष्ट ऊष्मा का इलेक्ट्रॉनिक योगदान अनुपाती होता है, ऑप्शन ए टी के, ऑप्शन बी टी स्क्वायर के, ऑप्शन सी टी की पावर 3 के, ऑप्शन डी टी की पावर 4 के। तो कम ताप पर एक धातु की विशिष्ट ऊष्मा का इलेक्ट्रॉनिकी योगदान अनुपाती होता है टी के। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सांख्यिकी के अनुसार परम शून्य पर ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती, ऑप्शन ए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी, ऑप्शन बी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, ऑप्शन सी फर्मी डिराक सांख्यिकी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फर्मी डिराक सांख्यिकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कौन सी सांख्यिकी के अनुसार परम शून्य ताप पर या परम शून्य पर ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती है, वह फर्मी डिराक सांख्यिकी है। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्मी डिराक सांख्यिकी के अनुसार 3 कणों को 4 कला कोष्टिकाओं में कितनी विधियों से वितरित किया जा सकता है। तो यहाँ 3 कणों है, तो यानी NI की वैल्यू यहाँ पे 3 है और 4 कला कोष्टिकाओं में यानी GI की वैल्यू 4 है। तो जो फर्मी डिराक केस में जो फार्मूला होता है GI का फैक्टोरियल अपान NI का फैक्टोरियल इंटू GI माइनस NI का फैक्टोरियल। तो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे तो GI का फैक्टोरियल मतलब 4 का फैक्टोरियल अपान NI का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल इंटू GI माइनस NI का फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 का फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रण संख्या वाले कण कहलाते हैं, ऑप्शन ए चिरसम्मत कण, ऑप्शन बी बोसॉन्स, ऑप्शन सी फोनॉन्स, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन्स। तो चक्रण संख्या वाले कण कहलाते हैं चिरसम्मत कण कहलाते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी का अनुपालन करने वाले कण होंगे, ऑप्शन ए ऑक्सीजन के अणु, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी फोनॉन्स, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन्स। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी का अनुपालन करने वाले कण होते हैं वो ऑक्सीजन के अणु है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, ऑक्सीजन के अणु। अगला क्वेश्चन है, 8 बोसॉनों के 6 कोष्टिकाओं में वितरण के विन्यासों की संख्या होगी। तो यहाँ पे 8 बोसॉन है, तो यानी NI की वैल्यू यहाँ पे 8 है और GI की वैल्यू 6 कोष्टिकाओं, तो ये GI की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी। और जो बोसॉनों का है तो यानी बोस आइंस्टीन में जो फार्मूला होता है बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में NI प्लस GI माइनस 1 का फैक्टोरियल अपान NI का फैक्टोरियल इंटू GI माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 1287 यानी 1287 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो ऑप्शन बी है 1287 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 फर्मियानों को कितने प्रकार से 10 कोष्टिकाओं में विन्यासित किया जा सकता है। तो 8 फर्मियांस, तो यहाँ NI की वैल्यू 8 है, फर्मियांस कहा था मतलब फर्मी डिराक सांख्यिकी में, और 10 कोष्टिकाओं यानी GI की वैल्यू यहाँ पे 10 है। तो हम फर्मी डिराक सांख्यिकी वाला फार्मूला लगाएंगे
जो फार्मूला होता है वो होता है GI का फैक्टोरियल अपान NI का फैक्टोरियल इंटू GI माइनस NI का फैक्टोरियल। इस फार्मूले में हम NI की वैल्यू 8 और GI की वैल्यू 10 रख कर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो है ऑप्शन इसका बी यानी 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करना और सॉल्व करके इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना कि ऑप्शन बी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ऑप्शन बी नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है 5 अविभेद्य कणों के 5 कोष्ठिकाओं में वितरण विन्यासों की संख्या का मान होगा तो इसका जो ऑप्शन सी है 495 होगा। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी के लिए फर्मी ऊर्जा EF की वैल्यू दिया गया है 5.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है 0 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉनों की चांदी में औसत ऊर्जा क्या होगी। जो औसत ऊर्जा का फार्मूला होता है, औसत ऊर्जा को हम E बार से लिखते हैं, E बार इक्वल टू 3/5 इंटू फर्मी एनर्जी। तो फर्मी एनर्जी को दिया गया है 5.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हमारा 3.3 समथिंग आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसका जो ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है वे कण जिनका चक्रण कुछ भी हो सकता है वह कहलाते हैं। ऑप्शन ए बोसान, ऑप्शन बी फर्मियान, ऑप्शन सी चिरसम्मत, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो बोसान का चक्रण होता है, फर्मियान से भी चक्रण होता है, इलेक्ट्रॉन का भी चक्रण होता है। तो जो वे कण जिनका चक्रण कुछ भी हो सकता है वह कहलाते हैं चिरसम्मत कहलाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा चिरसम्मत। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी फेज कोष्ठिका में कणों की संख्या अधिक से अधिक हो सकती है, यह कहलाता है। ऑप्शन ए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ऑप्शन बी बोस आइंस्टीन, ऑप्शन सी फर्मी डिरैक, ऑप्शन डी चिरसम्मत। तो किसी फेज कोष्ठिका में कणों की संख्या अधिक से अधिक हो सकती है, यह कहलाता है फर्मी डिरैक कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निकाय पर लगने वाले प्रतिबंध या अवरोध। ऑप्शन ए सूक्ष्म अवस्था की संख्या घटाते हैं, ऑप्शन बी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या बढ़ाते हैं, ऑप्शन सी स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों अवस्थाओं की संख्या घटाते हैं, ऑप्शन डी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या घटाते हैं जबकि स्थूल अवस्थाओं की संख्या बढ़ाते हैं। किसी निकाय पर लगने वाले जो प्रतिबंध है या अवरोध है वो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या घटाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को घटाते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मी डिरैक सांख्यिकी को आधार पर NI कणों को GI कोषों में वितरित करने के अलग अलग तरीके होंगे। तो इसका जो इसका फार्मूला होता है वो होता है GI का फैक्टोरियल अपान NI का फैक्टोरियल इंटू GI माइनस NI का फैक्टोरियल। तो इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट रिलेशन है, यानी ऊपर GI का फैक्टोरियल होता है, यानी फर्मी डिरैक सांख्यिकी में ऊपर जो होता है GI का फैक्टोरियल होता है, NI का फैक्टोरियल नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये तीनों ही रॉन्ग आंसर हैं। और जो ऑप्शन ए है GI का फैक्टोरियल अपान NI का फैक्टोरियल इंटू GI माइनस NI का फैक्टोरियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन इसका ए है। अगला क्वेश्चन है धातुओं में इलेक्ट्रॉन गैस निकाय पर कौन सी सांख्यिकी प्रयोग की जा सकती है। ऑप्शन ए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी, ऑप्शन बी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, ऑप्शन सी फर्मी डिरैक सांख्यिकी, ऑप्शन डी दोनों बोस आइंस्टीन तथा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी। तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन गैस निकाय पर जो फर्मी डिरैक सांख्यिकी प्रयोग की जाती है, इसका जो ऑप्शन सी है फर्मी डिरैक सांख्यिकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धातु में T=0 केल्विन ताप पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा कहलाती है, उसकी फर्मी ऊर्जा कहलाती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है फर्मी ऊर्जा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस की फर्मी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन घनत्व ρ=n/v पर निर्भर करती है। तो इसका जो निर्भर करती है ρ=2/3 पर निर्भर करती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है ρ⁴ पर निर्भर करती है, और जहाँ पे रो है जो वो घनत्व को बताता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस सांख्यिकी के अनुसार परम शून्य ताप पर ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती है। तो वो फर्मी डिरैक के केस में शून्य ताप पर ऊर्जा कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। इसका जो ऑप्शन बी है फर्मी डिरैक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा फर्मियांश नहीं है। जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण बोसान होता है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन ये सारे फर्मियांश हैं, यानी ये फर्मी डिरैक सांख्यिकी को पालन करता है।
तो इसका जो अल्फा कण है, अल्फा कण का जो स्पिन होता है, जो चक्रण होता है, शून्य होता है। तो यह बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करता है, इसलिए इसको बोसान कहते हैं। तो ये फर्मियांश नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अल्फा कण फर्मियांश नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइली के अपवर्जन नियम का पालन इनमें से कौन करता है? ऑप्शन ए बोसान, ऑप्शन बी फर्मियांश, ऑप्शन सी गैस के अणु, ऑप्शन डी बिना चक्रण वाले कण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो है फर्मियांश है। यानी जो फर्मी डिरैक सांख्यिकी होती है वो पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करता है, और जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी होती है वो पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करता है। तो जो फर्मी डिरैक सांख्यिकी को पालन करता है वो फर्मियांश कहलाता है, और जो फर्मी डिरैक है वो पाउली के अपवर्जन के नियम का पालन करता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है फर्मियांश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में वितरण नियतांक Ni/Gi का मान होगा? ऑप्शन ए 1 से कम, ऑप्शन बी 1 से अधिक, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। तो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में वितरण नियतांक Ni/Gi का मान होता है 1 से अधिक होता है। इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोटान का चक्रण या स्पिन होता है? ऑप्शन ए h कट, ऑप्शन बी h कट अपॉन 2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 3/2 h कट, ऑप्शन डी 0। तो फोटान का चक्रण 1 होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है h कट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि Ef तांबे की फर्मी ऊर्जा है तो 0 केल्विन ताप पर एक इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा होगी। तो जो औसत ऊर्जा का फार्मूला होता है E बार इक्वल टू 3/5 इंटू फर्मी एनर्जी होती है। इसका जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्मी डिरैक सांख्यिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी फर्मी डिरैक के केस में जो Gi की वैल्यू वो ज़्यादा होती है Ni से। तो इसका जो ऑप्शन बी है Gi ग्रेटर देन Ni से। तो इसका जो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्मी डिरैक सांख्यिकी लागू होती है? ऑप्शन ए बोसान पर, ऑप्शन बी फोटान पर, ऑप्शन सी फोनान पर, ऑप्शन डी फर्मियांश पर। तो फर्मी डिरैक सांख्यिकी लागू होती है फर्मियांश पर। इसका जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिला हो इस वीडियो से तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। तो जो इसका पार्ट सेकेंड वीडियो है वो भी जल्दी ही यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको इसका जो पार्ट 2 वीडियो है या जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।